इलास्टिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। इस चैप्टर का टाइटल है इलास्टिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। अब देखें इसके अंदर जो स्टार्टिंग के अंदर वो चैप्टर में बात कर रहा है, वो कहता है कि इमेजिन दैट सम इवेंट ड्राइव्स अप द प्राइसेस ऑफ द गैसोलीन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अब कहता है इट कुड बी अ वॉर इन द मिडल ईस्ट that disrupts the world's supply of oil, a booming Chinese economy that boosts the world demand for oil, or a new tax on gasoline passed by the Congress. अब वो कहता है there are the different factors results in increase in the prices of the gasoline in the US. अब वो कहता है कि how would US consumers respond to the higher prices. ठीक है, अब इसमें वो कहता है कि it is easy to answer this question in a broad fashion. People would buy less gas. अब वो कहता है कि अगर हम सिंपल लॉ ऑफ डिमांड के हवाले से हम देखें, जो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था कि कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, if price of any commodity increases, its demand decreases and vice versa. अब जिसको जिस तरह वो सिंपल एक्सप्लेन कर रहा है, कहता है कि this conclusion follows from the law of demand we saw in the previous chapter, which states other things being equal, when price of a good rises, the quantity demanded falls and vice versa. But वो कहता है but you might want a precise answer. By how much would gas purchases fall? This question can be answered using a concept called elasticity, which we examine in this chapter. अब वो कहता है कि what is elasticity, what is meant by elasticity, what are different types of elasticities. अब इसमें वो कहता है कि elasticity क्या है? Elasticity is a measure of how much buyers and sellers respond to changes in market conditions. So when studying how some event or policy affect a market, we can discuss not only the direction of the effects but also their magnitude. अब वो कहते हैं elasticity is useful in many applications as we observe in this chapter. अब अगर हम देखें कि इकोनॉमिस्ट के हवाले से, इकोनॉमिस्ट के दो हमने रोल्स देखे थे जब हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को। हमने देखा था इकोनॉमिस्ट का जो रोल है, मतलब एज ए अपना क्या कहते हैं पॉलिसी साइंटिस्ट का भी रोल होता है, और उनका जो रोल है एज ए पॉलिसी एडवाइजर के तौर पे भी इकोनॉमिस्ट का रोल होता है। ठीक है, हमने मतलब इन दोनों मतलब रोल्स को हमने मतलब देखना है कि उनका किस तरीके से रोल होता है इलास्टिसिटी के हवाले से। अब इसमें उसने दो जो कॉन्सेप्ट वो एक्सप्लेन कर रहा है। अब वो कहता है कि अब इस चैप्टर में देखें, वो कहता है कि when we introduced demand in chapter 4, we noted that consumers usually buy more of a good when its price is lower and when their incomes are higher, and when the prices of the substitutes are higher, or when the price of its complements are lower. अब यहाँ पे डिस्कशन जो है हमारी डिमांड के हवाले से यही है कि आवर डिस्कशन ऑफ डिमांड वाज क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। हमने क्वालिटेटिवली तो डिस्कस किया था लेकिन हमने क्वांटिटेटिवली नहीं डिस्कस किया था। अब दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस in this chapter. अब वो कहता है कि that is we discuss the direction in which the quantity demanded moves but not the size of the change. हमने मतलब ये बताया था कि quantity demanded बढ़ती है, quantity demanded कम होती है, यानी उसकी डायरेक्शन क्या है, लेकिन उसके साइज को हमने डिस्कस नहीं किया था। अब वो हम कह रहे हैं कि to measure how much consumers respond to change in these variables, economists जो हैं they use the concept of the elasticity. अब देखें इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे उसने दो चीजें डिफाइन की हैं कि व्हाट इज मेंट बाय इलास्टिसिटी एंड व्हाट इज मेंट बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देयर आर टू कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट, वन इज इलास्टिसिटी एंड सेकंड इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब इलास्टिसिटी को डिफाइन वो कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पर आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है वो ये है जी कि इलास्टिसिटी इट इज अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ क्वांटिटी डिमांडेड or quantity supplied to a change in one of its determinants.
क्या है जी कि उसके डिटर्मिनेंट्स में जो चेंज आ रहा है उसके उस क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाइड में उसके डिटर्मिनेंट्स की वजह से जो चेंज आता है उसको हम नाम देते हैं इलास्टिसिटी का। और उसके साथ हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है जी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें वो बताता है कि इट इज बेसिकली अ मेजर ऑफ हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट गुड computed as the percentage change in the quantity demanded divided by the percentage change in the price. So this is basically price elasticity of demand. अब इसमें सेक्शन जो 5.1 है इसमें उसने दो एग्जांपल्स दी हैं जिसकी बेसिस पर उसने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। अब इसमें जो दो एग्जांपल्स हैं इसमें एक एग्जांपल है जी कि जैसे शुरू में अब इसमें 5.1 में वो बता रहा है, पहले उसने लॉ ऑफ डिमांड को बताया, फिर वो बताता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्ड्स टू अ चेंज इन प्राइस। डिमांड फॉर अ गुड इज सेड टू बी इलास्टिक। डिमांड फॉर अ गुड इज सेड टू बी इलास्टिक if the quantity demanded responds substantially to changes in the prices. And on the other side, if demand is said to be inelastic if the quantity demanded responds only slightly to changes in the prices. So there are two types of elasticity which he discussed in this chapter or in this section. One is the elastic demand and second is the inelastic demand. आगे वो बताता है the price elasticity of demand for any good, the price elasticity of demand for any good measures how willing consumers are to buy less of the good as its price rises, because a demand curve reflects the many economic, social, and psychological forces that shape the consumer preferences, but there is no simple universal rule for the what determine the demand curve's elasticity. मतलब जैसे उसने बताया कि उस तरह तो रूल कोई नहीं है, लेकिन उस हवाले से हम देख रहे हैं the price elasticity of demand for any good measures how willing consumers are to buy less of the good as its price rises. अब वो कहता है कि because the demand curve reflects the many social, जो मैंने भी बता दिया था कि डिमांड कर्व तो वो सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स तो बता रही होती है प्रेफरेंसेस के हवाले से, लेकिन जो हमारे पास जो इलास्टिसिटी है वो नहीं बताती। अब देखें इसमें दो एग्जांपल्स उसने डिस्कस की हैं। नंबर वन है अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लोज सब्स्टिट्यूट और दूसरा है नेसेसिटीज वर्सेस लग्जरीज। अच्छा ठीक, इसको जरा पढ़ना, जरा अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, इसको जरा रीड करना। ओके सर, ओके। Availability of close substitute. A good with close substitute tends to have more elastic demand because it is easier for consumer to switch from that good to others. For example, butter and margarine are easily substitutable. A small increase in the price of butter, assuming the price of margarine is held fixed, causes the quantity of butter sold to fall by a large amount. By contrast, because eggs are food without a close substitute, the demand for eggs is less elastic than the demand for butter. A small increase in the price of eggs does not cause a sizable drop in the quantity of eggs sold. ओके जी, थैंक यू भाई अतीक, थैंक यू। अच्छा जी, अब देखें इसमें देखें अब अतीक ने देखें ये जो पैराग्राफ, थैंक यू। अच्छा, अतीक ने देखें ये जो पैराग्राफ रीड किया है उसमें एग्जांपल डिस्कस हुई है अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लोज सब्स्टिट्यूट्स के हवाले से। अब उसने कहा जी कि बटर और जो मार्जरीन है अब दोनों क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे वो कहता है कि अगर स्मॉल इंक्रीज हो जाता है प्राइस की बटर में तो डेफिनेटली, और प्राइस अगर मार्जरीन की नहीं बढ़ती तो लोग स्विच कर जाएंगे इसकी तरफ, कॉज द क्वांटिटी ऑफ बटर सोल्ड टू फॉल बाय अ लार्ज अमाउंट, कि उसकी क्वांटिटी मतलब लार्ज अमाउंट से ज्यादा लोग उसको नहीं करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, ठीक है।
लेकिन उसके मुकाबले में वो कहता है कि जो अगर हम एक्स की बात करें, अंडों की बात करें, तो क्योंकि अंडों का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए क्या होगा कि उसकी प्राइस में बढ़ने से उसकी क्वांटिटी डिमांड में डिक्रीज तो आएगा, लेकिन कोई साइजेबल जो ड्रॉप है वो नहीं आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आगे वो बताता है अगली एग्जांपल में नेसेसिटीज वर्सेस लग्जरीज के हवाले से। अब जो अगली एग्जांपल वो बता रहा है नेसेसिटीज वर्सेस लग्जरीज। अच्छा जी, अब जरा, हाँ जी, ये जो इसके अंदर है ना नेसेसिटीज वर्सेस लग्जरीज, इसको जरा रीड करें जरा। सर ये लिखा हुआ है necessities tends to have inelastic demands whereas luxuries have elastic demands. When the price of a doctor's visit rises, people do not dramatically reduce the number of times they go to the doctor, although they might go somewhat less often. By contrast, when the price of sailboats rises, the quantity of sailboats demanded falls substantially. The reason is that most people view doctor visits as a necessity and sailboats as a luxury. Whether a good is a necessity or a luxury depends not on the good's intrinsic properties but on the buyer's preferences. For avid sellers with little concern about their health, sailboats might be a necessity with inelastic demand and doctor visit a luxury with elastic demand. अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर उसने कहा जी कि डिपेंड करता है इलास्टिसिटी का, जो हमने देखना है कि वेदर अ गुड इज अ नेसेसिटी और अ लग्जरी। अगर वो गुड नेसेसिटी है तो डेफिनेटली उसकी जो डिमांड वो कहता है इनइलास्टिक होगी। इनइलास्टिक का मतलब ये है कि प्राइस के बढ़ने या प्राइस के कम होने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा इतना ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक एग्जाम्पल दूं कि देखें कि हम घर में जब आप ग्रोसरी का सामान आप लेकर आते हैं तो आप हर घर में जो नमक और जो मिर्चें हैं जो आप लेकर आते हैं, जो मैच बॉक्स लाते हैं, माचिस की डिब्बी लाते हैं, ये नहीं होता कि नमक इस दफा आप कहें जी कि नमक की प्राइस कम हो गई है, नमक का पैकेट हमें 10 रुपए मिल रहा है तो हम क्या करें, हमको 100 पैकेट ले आए। उसकी वजह ये है कि वो नेसेसिटी है, उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, एक पैकेट है, एक पैकेट लगना है, उसकी प्राइस अगर 100 रुपया भी हो जाएगी तब भी उसकी आपका एक पैकेट ही आपने उसको यूज करना है। इसी तरीके से लग्जरी के हवाले से उसने एग्जांपल दी है, यानी उसने कहा जी कि जो शौकीन हजरात हैं दे आर लीस्ट कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ, तो उनके लिए हो सकता है कि जो सेल बॉट है नेसेसिटी हो जाए विद इन इलास्टिक डिमांड और डॉक्टर विजिट लग्जरी हो जाए विद इलास्टिक डिमांड। तो ये भी एक रिलेटिव उसने बात की है। आगे उसने जो एग्जांपल दी है कि अब मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मार्केट के साथ उसने लिंक किया और टाइम होराइजन के साथ किया। अब वो कहता है कि द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इन एनी मार्केट जो है डिपेंड्स ऑन हाउ वी ड्रा द बाउंड्रीज ऑफ द मार्केट। अब वो कहता है नैरोली डिफाइंड मार्केट्स tend to have more elastic demand than broadly defined markets because it is easier to find close substitute for narrowly defined goods. For example, वो कहता है कि food, a broad category, has a fairly inelastic demand because there are no good substitutes for food. Whereas the ice cream, a narrow category, has more elastic demand because it is easy to substitute other desserts for ice cream. Vanilla ice cream, an even narrower category, has a very elastic demand because other flavors of ice cream are almost perfect substitutes for vanilla. अब उसने कहा जी कि जो सब्स्टिट्यूट्स के हवाले से बात की है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, तो उनकी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होती है, लेस इलास्टिक होती है, और जहां पे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं वहां पे उसकी डिमांड मोर इलास्टिक या इलास्टिक होती है। फिर आगे उसने एग्जांपल उसने जो डिस्कस किया है वो उसने टाइम होराइजन के साथ उसने डिस्कस किया है। अब इसने वो कहता है कि गुड्स टेंड टू हैव मोर इलास्टिक डिमांड ओवर अ लॉन्ग टाइम होराइजन where the price of a gasoline rises, the quantity of the gasoline demanded falls only slightly in the first few months. Over time, however, people buy more fuel efficient cars, switch to public transportation. एक मिनट जी, switch to public transportation
and move closer to where they work. So within several years, the quantity of gasoline demanded falls substantially. अब यहाँ पर उसने जो बात की है टाइम होराइजन के हवाले से, उसने कहा कि जो गैसोलिन है यानी पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं उसका इफेक्ट भी आता है मतलब डिमांड के ऊपर, लेकिन वो इतना जल्दी नहीं आता, वो एक टाइम के साथ उसका इफेक्ट आता है. ठीक है. अब उसने प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के हवाले से फार्मूला उसने डिस्कस किया है कि इसका फार्मूला क्या है. प्राइस इलास्टिसिटी फॉर डिमांड का फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड divided by percentage change in price. अब जैसे वो कहता है कि for example, suppose that a 10% increase in a price of an ice cream cone causes the amount of ice cream you buy to fall by 20%. So calculate the elasticity of demand. अब उसमें किस तरीके से elasticity of demand जो है वो हम कैसे देखेंगे, उसमें आप किस तरह से उसको कैलकुलेट करेंगे. हम जो परसेंटेज चेंज आई है क्वांटिटी डिमांड में कितने 20% और प्राइस में कितना आई है 10%. ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे. सो व्हाट वी गेट द वैल्यू. सो दिस वैल्यू इज क्या है हमारे पास, हम उसको कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है. अब देखें, अब वो कहता है कि इन दिस एग्जाम्पल हम वो बात करता है कि the elasticity is 2, reflecting that the change in the quantity demanded is proportionately twice as large as the change in the price. इसका मतलब ये है कि परसेंटेज चेंज जो क्वांटिटी डिमांडेड में है वो ज्यादा है as compared to the percentage change in the price. कहता है कि because the quantity demanded of a good is negatively related to its price, so the percentage change in quantity will always have the opposite sign as the percentage change in the price. In this example, the percentage change price is a positive, whereas the percentage change in the quantity demanded is negative 20, reflecting a decrease. So for this reason, price elasticity of demand are sometimes reported as negative numbers. लेकिन वो कहता है कि इस बुक में हम जो है एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे और हम उसमें जो नेगेटिव साइन है उसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन जो आपका जो साइन है उससे हम डायरेक्शन को देख लेंगे, क्योंकि नेगेटिव से हमें पता लगता है डिक्रीज का और इंक्रीज का, और उससे हमें प्लस लगता है इंक्रीज का. आगे उसने एक और फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला डिस्कस किया है उसको मतलब कैलकुलेट करने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, और आगे उसका जो फार्मूला है वो उसने बताया है मिड पॉइंट के हवाले से कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय मिड पॉइंट है Q2 minus Q1 divided by Q2 plus Q1 divided by 2, P2 minus P1 divided by P2 plus P1 divided by 2. अब देखें वो कहता है ये मिड पॉइंट फार्मूला है कि आपने किस तरीके से इसको आपने करना है. इसमें आप बड़ा सिंपल है कि आप फर्स्ट को Q1 लेंगे क्वांटिटी को, और जो सेकंड पॉइंट है उसको Q2 लेंगे. इसका जो इनिशियल प्राइस है वो Q1 होगी और जो सेकंड प्राइस हमारे पास चेंज आया वो हमारे पास P2 आएगा. इसमें अब आप वैल्यूज पुट करके जरा इसमें जरा आप निकाल सकते हैं. आप जरा इसको जरा कैलकुलेट करें, देखेंगे क्या वैल्यू आपके पास आती है. इसको जरा कैलकुलेट करें. ये जो ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन है आपके पास जो ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन है ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, जिसमें पॉइंट ए P1 और Q1 है, और पॉइंट बी जो है हमारे पास P2 और Q2 है. इसको जरा फार्मूले में पुट करके जरा वैल्यू निकालें, जरा निकाल के जरा मुझे जरा बताएं. इसको जरा कैलकुलेट करें प्लीज. अच्छा, इसको जब आप अपना कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी. अब आपने ये करना है कि इस चैप्टर में आपने पेज 95 तक जो है ना, 95 तक इस चैप्टर का आपने इसको अच्छे तरीके से देखना और पढ़ना है. पेज 95 तक